वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ गई है और मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर के। इससे पहले भी तमाम बीमारियां इस देश में आई हैं और पूरे विश्व भर में, हैजा की बात करें हम, बहुत सारी मौतें हुई थी। और तमाम बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो वहाँ भी यही निकल करके आता है। डेंगू की बात करते हैं। आखिर ये बीमारियाँ किस कारण से हो रही हैं, हाँ आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बीके सचान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दार्शनिक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कोरोना को लेकर के ऑक्सीजन का एक तरीके से लोगों में होड़ मच गई है, लोग होड़ मचा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए किसी भी हाल में, कितना भी पैसा देना पड़े, ब्लैक कर रहे हैं लोग। लेकिन क्या ऑक्सीजन समाधान है इसका? देखिए, ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी है कि ऑक्सीजन तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब है क्या कि हमें ऑक्सीजन पेड़ से लेनी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेनी, बस इतना समझना है इंसान को। अभी जो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी है तो उसको ठीक है, आज आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो आज आप ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज कर सकते हो। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बात पर भी तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों हो रहा है। तो ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी 1% कम हो चुकी है। 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए तो आज 20% बची है। और जब शहरों में चले जाओगे, अस्पतालों में चले जाओगे, जहाँ घनी आबादी है, वहाँ तो 19%, 18% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी त्वरित आज के लिए अभी ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन इस पर भी तो विचार करना चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन आती कहाँ से? तो पेड़ों से आती, तो पेड़ क्यों काटे आपने? तो जंगलों के डेवलपमेंट पर भी कभी सोचना पड़ेगा। नहीं तो हमारा तो आज कोरोना से ट्रीटमेंट हो भी सकता है, चलो ऑक्सीजन हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा? खान पान की बात होती है सर, खान पान में रसायन मिला दिया गया है, बीमारियां हो रही हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज औसत एक व्यक्ति हिंदुस्तान में, एक व्यक्ति के हिस्से में औसत 600 रुपये से 800 रुपये का खतरनाक रसायन शरीर में जाता है, एवरेज। क्योंकि मैं सब्जी और फल के उत्पादन में या खाद्यान्न उत्पादन में 78,000 रुपये करोड़ का, करीब 78,000 करोड़ रुपए मूल्य का हानिकारक रसायन यूज करता हूँ। उसके अलावा घरों में मैं ऑल आउट जलाता हूँ, वो भी एक कीटनाशक ही है। साथ साथ खाद्य सामग्रियाँ जो प्रोसेस फूड हैं उसमें भी हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं और सिंथेटिक कुछ चीज़ें मिलाते हैं। तो जब हम 800 रुपये का, 600 रुपये का रसायन अपनी बॉडी में हर साल डालेंगे, भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और फिर हम कहेंगे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए काढ़ा पियो, तो वो हमें बात समझ में नहीं आती। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। प्रकृति के पास जा कर के हमारे स्वास्थ्य के जो उपचार हैं या बीमारियों के समाधान हैं वो हमको प्रकृति से के पास बैठ कर के खोजने पड़ेंगे। और पिछले कई सालों से हमने सबने मिल कर के प्रकृति को नज़रअंदाज किया है। पता नहीं कौन से आधुनिक विकास के युग में हम जीवन जीने लगे, जीवन शैली भी बदल गई, कृषि उत्पादन प्रणाली भी बदल गई, ना गांव में जलाशय बचा, ना चिड़ियाँ बची, ना मधुमक्खी बची। यानी कि हमारा जहाँ तक मानना है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मारामारी ना, कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो फिर हम कोरोना पर काबू पा सकते थे, ये बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। बीमारियों का इलाज करिए, सावधानी बरतिए, इलाज करिए, लेकिन इस बात पर भी तो चिंता करिए कि आखिर ये बीमारियाँ बढ़ क्यों रही हैं। और फिर बता दो, बीमारी देखिए अब कहाँ बढ़ रही है, कोरोना का संकट कहाँ है? सबसे ज़्यादा बड़े बड़े महानगरों में है। उसके बाद फिर आप छोटे कस्बों में जाएंगे तो इसका थोड़ा सा कुछ कंट्रोल है, गांव में जाएंगे तो थोड़ा और कंट्रोल है, और जंगलों के किनारे अगर चले जाएंगे ना, जो जंगलों में गांव बसे हुए हैं, वहाँ कोरोना नाम की चीज़ नहीं है अभी भी। और जो गांव तक पहुँचा है वो शहरों से पहुँचा है। तो हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नेचर के साथ जो खिलवाड़ है वही कोरोना की वजह है। और अगर हम वजह को ठीक करेंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा आज अगर देश में मान लो 10 लाख, अगर 5 लाख एक्टिव केस हैं और वो अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर हैं,
कल्पना करिए अगर 1 करोड़ लोग इमीडिएट कोरोना के पॉजिटिव निकल आए सबको हॉस्पिटल, तो उनको सबको कैसे ये फैसिलिटी मिलेंगी? नहीं दी जा सकती। प्रकृति सबका कल्याण करेगी। मैं बार बार कहता हूँ प्रकृति इसके। नहीं सर, यहाँ से एक सवाल भी तो खड़ा होता है ना कि 70 सालों में जो आपने अब तक यहाँ दोहन किया है प्रकृति का, अब उसे आप क्या 15 दिन में और 10 दिन में भर देंगे क्या उस गड्ढे को? नहीं, ठीक बात है, हम इस गड्ढे को महीना 2 महीना साल 6 महीना में भी नहीं भर पाएंगे। 15 दिन की तो बात छोड़िए। हमारा जो दर्शन कहता है कि आज अगर थोड़ी सी तकलीफ भी आपको है तो तकलीफ बर्दाश्त करना, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास जरूर करना। तो हम इस गड्ढे को आज ना भरें, 5 साल बाद भरेंगे, लेकिन भरने का प्रयास तो शुरू करें। ठीक है ना? हम जलाशय बनाएं, हम पेड़ लगाएं, हम ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाएं, हम जो भोजन में और पानी में जो हवा में जो रसायन घुल गए उनको कैसे ठीक करें, इस पर चिंतन तो करना पड़ेगा। हम मेट्रो बनाते चले जा रहे हैं और एक्सप्रेस वे बनाते चले जा रहे हैं और कंक्रीट के महल खड़े करते चले जा रहे हैं, नदियों में डैम बना लिए, नदियों में कचरा फेंक दिया। मतलब मैं फिर बता दूं कि जो रामायण की एक रामायण में स्पष्ट किया गया कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, और परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि कर्म हम आपके कर्मों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप जैसा करोगे वैसे रिजल्ट मिलेंगे, बस इसका ध्यान रखना। परिणाम अच्छे चाहिए तो अच्छे कर्म करिए, और परिणाम बुरे चाहिए तो बुरे कर्म करिए। परमात्मा ने कहा मैं आपको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करूँगा, आप अपनी मर्जी के साथ जीवन जियो। तो इंसान मर्जी के साथ अपना आयुर्वेद की बात आ रही है सर, आयुर्वेद की दवाइयाँ लाभदायक होंगी इस समय, क्या लगता है आपको? मैंने बताया कि जैसे मान लो 100 लोगों में एक व्यक्ति अगर बीमार है किसी बीमारी से, तो उसको आप जड़ी बूटियों से इलाज कर सकते हैं। अगर 100 लोगों में 50 लोग बीमार हो जाएं, तो जड़ी बूटियाँ कहाँ से लाएंगे? जंगल में देखिए प्रकृति की एक व्यवस्था है कि आप बीमार मत होइए। यदा कदा किसी कारण से जब कोई बीमार होता है तो उसके लिए जंगलों में जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हम बीमारी बढ़ा करके अगर औषधि फसलों की खेती करना शुरू करेंगे, जैसे आजकल हो रहा है ना, किसानों से कहा जा रहा है कि आप औषधि फसलों की खेती करिए, इसमें ज़्यादा फायदा है। मुद्दा समझना, औषधि फसलों की खेती करके ज़्यादा मुनाफा कमाने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो मानव स्वास्थ्य के लिए चिंता नहीं है, मुनाफे के लिए चिंता है ना। तो जो किसान औषधि फसलों की खेती करेगा फिर उसमें वो फिर रसायन डालेगा। एक तो उसकी ज़मीन ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड थी, बहुत ज़्यादा उसमें रसायन ऑलरेडी पड़े हुए थे। फिर वो अधिक उपज के लिए अश्वगंधा करेगा, सफ़ेद मूसली करेगा, मुलेठी करेगा, एलोवेरा करेगा, जो कुछ भी फसल बोएगा तो उसको ज़्यादा उपज लेने के लिए फिर वो रसायन डालेगा। तो ये जो उपज आएगी वो औषधि गुण को लिए धारण किए हो, औषधि गुण उसमें कितने होंगे ये भगवान ही मालिक है। तो मैं कहता हूँ कि जो प्रकृति का परिवेश है, बीमार हम कम से कम हों। हमें देखिए बीमारी कहाँ से आती है आज, जैसा कि मैंने बताया 600 रुपये से लेके 800 रुपये मूल तक का एक व्यक्ति रसायन कीटनाशक रसायन खा जाता है एवरेज। उसके साथ पानी पीता है वो। तो पानी इस समय 2 प्रकार के लोग पी रहे हैं। जैसे कि दुनिया जानती है कि वर्तमान में पानी में हैवी मेटल्स आ गए हैं, उसका TDS बहुत बढ़ गया है। तो जो अमीर लोग हैं वो RO लगा करके पानी पीते हैं, तो पानी के जो मूल गुण थे उसमें बहुत सारे मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं उस सिस्टम से। तो हम RO का पानी पी करके भी पानी खराब पीते हैं, और जो जिन्हें RO अवेलेबल नहीं है वो तो कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये, मेरा संदेश ये है, मेरा विचार ये है कि पानी खराब क्यों हुआ, पानी खराब हुआ क्यों। अगर इस पर आप विचार आज नहीं कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अंधकार में ढकेल करके जाने की आपकी स्पष्ट प्लानिंग है। अच्छा, नीतिकार जिम्मेदार नहीं है सर इसके लिए, आपको नहीं लगता? बिल्कुल, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी, देश के बुद्धिजीवी सारे लोग जिम्मेदार। बुद्धिजीवी तो खामोश है ना सर, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो अपने निजी स्वार्थ है ना उनके, बताया ना। देखिए
बुद्धिजीवी भी किसी ना किसी प्रोफेशन में है ना, वकील है, डॉक्टर है, न्यायविद है, कुछ भी है, वो किसी कुर्सी पर बैठा है ना, तो उसके अपने निजी स्वार्थ हैं। तो इन प्रकृति के लफड़ों में कौन पड़ेगा? छोड़ो यार, प्रकृति से क्या मिलेगा? मेट्रो बनेगी तो पैसा मिलेगा, 4 लेन बनेंगे, एक्सप्रेस बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट, और मोटी सी बात है, लोग ज़्यादा बीमार होंगे तो डॉक्टरों की आमदनी बढ़ेगी नहीं। मेडिकल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अभी कोरोना एक आपदा है, आपदा में अवसर लोग खोज रहे हैं कि नहीं। कितना न्यूज़ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, रेमडेसिविर का इंजेक्शन ब्लैक हो रहा है, वो वेंटिलेटर पाने के लिए भी लोग कुछ ऑब्लाइज कर रहे हैं। तो मानवीय मूल्य कहाँ हैं? तो नीतियों ने अभी तक 70 सालों से क्या किया देश में? केवल एम्प्लॉयमेंट देना है और सड़कें बनाना है, ये बनाना। डेवलपमेंट के जो तरीके हैं वो बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन ओवरऑल जो मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें हैं कि उसको शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा कैसे मिलेगी, उस पर ध्यान तो नहीं दिया। प्रकृति के डेवलपमेंट पर हमारा प्रकृति का परिवेश कैसा होना चाहिए। आप देखिए ना, हमारी उम्र 55 साल है और मैं जब 10-12 साल का था तो मेरे जमुना नदी मेरे नज़दीक थी। तो मैं आज के 40 साल पहले जमुना नदी को देखता हूँ, आज जमुना नदी को देखता हूँ। 40 साल पहले मैं अपने गांव में 3 जलाशय थे, उनकी गहराई और उनका मैं पानी देखता था, और आज देखता हूँ क्या स्थिति है। गांव के आसपास बाग बगीचे देखता हूँ तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है। यानी प्रकृति का परिवेश कितना मैंने लूटा है, कितना बर्बाद किया है, ये सबको स्पष्ट दिखता है। लेकिन क्या है, वो 120 की स्पीड से सारे लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। पैसा मिले, भौतिक संसाधन मिले, शारीरिक सुख मिले, हम जिए, मतलब अपने निजी स्वार्थों के लिए। और आज भी इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में सारे लोग अपनी अपनी जुगत में ही तो हैं। और मैं फिर बता दूं, बहुत सारे अमीर जिनको ऑक्सीजन वेंटिलेटर अवेलेबल था वो चले गए। बहुत सारे गरीब जिन्होंने काफ़ी ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कल्पना भी नहीं की थी, वो बच गए। तो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मतलब ये जो अस्पताल की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, वो क्या गारंटी दे सकती हैं कि मैं इस व्यक्ति को इस बीमारी से बचा लूँगा? तो प्रकृति ही बचाएगी। अच्छा सर, एक सवाल और मैं आपसे लेता हूँ। कहते हैं कि जब प्रकृति के साथ में दोहन होता है और अधिक दोहन होता है तो प्रकृति स्वयं अपने आप को रूपांतरित करना शुरू कर देती है। तो क्या लगता है ये सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, ये प्राकृतिक, इसको मैं कहूँ आपको, ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा हम कह देते हैं, बड़ा सरल है कि ये प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति भगवान का स्वरूप है और भगवान कभी आपदाएं नहीं लाता है। यहाँ भी आदमी का छल देखिए, छल देखिए ना। प्राकृतिक आपदा, अरे साहब, वो प्राकृतिक आपदा है। क्या नॉनसेंस बात करते हैं? मनुष्य के द्वारा पैदा की गई है। ये आपकी क्रिएट की हुई आपदा है। आपने जंगल काट दिए, आपने नदी में डैम बना लिए, आपने वनस्पतियां नष्ट कर दी, आपने बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचाया, ज़मीन के पानी का दोहन किया, आपने भूगर्भ भूमि की उर्वरा शक्ति का दोहन किया, और अब आज आप भगवान पर ही ठेल देंगे। ये मानव मेड है। मनुष्य, मैंने बोला ना, मनुष्य जो करेगा देखो उसके प्रतिफल उसको भोगने पड़ेंगे, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। अगर हम तो ये कहते हैं कि जो लोग 50, 60, 70 साल के हो गए हैं उनको अब इतना प्रिपेयर हो जाना कि ठीक है, तुमने जो कष्ट सहे, अब आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसके लिए तो तैयारी करो। वेंटिलेटर से ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने, बायोडाइवर्सिटी को समृद्ध करने की दिशा में आगे बढ़िए। वास्तविक खुशियाँ, वास्तविक डेवलपमेंट वही है। अल्टीमेटली हमारे सारे संसाधन प्रकृति से ही मैंने नोचे हैं, प्रकृति से मैं प्राप्त करता हूँ। भोजन हो, पानी हो, हवा हो, लोहा हो, तांबा हो, जस्ता हो, सोना हो, चांदी हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, सब प्रकृति से तो मिलता है। तो प्रकृति के वैभव को सजाना मेरा कर्तव्य है। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूँ, और आखिरी सवाल है, और मैं चाहूँगा दर्शक इस बात को सुने। क्या लगता है कि अगर प्रकृति की तरफ
सरकार ध्यान देती है, नीति हमारी ध्यान देती है, तो कितना समय लगेगा इसको सुधारने में? एक कैलकुलेशन आपका, एक बतौर दार्शनिक। मुश्किल से मुश्किल 5 साल। 5 साल के अंदर सुधार। 5 साल में ये धरती, ये प्रकृति मेरी इतनी समृद्ध, इतनी सज जाएगी, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप ये बताइए, एक 300-400 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट 2 साल में बना के तैयार कर देती है। 20,000, 22,000, 25,000 करोड़ का बजट रहता है, यानी 20,000 करोड़ रुपए में 2 साल में एक्सप्रेस वे बन गया। 2 साल में जब एक्सप्रेस वे बना तो एक्सप्रेस वे की आप देखते हो कि काफ़ी ज़मीन से करीब 10-12 फुट हाइट पर बनता है। मिट्टी तो लाई गई है ना कहीं से, तो मिट्टी अभी या तो पहाड़ों को खोदा है या फिर किसानों की 3-3 फुट मिट्टी खरीद के लाए हो। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी ब्यूरोक्रेट्स मिल करके, सारे लोग मिल करके अगर इस बात पर विचार करें कि यार जब मिट्टी खोदी जा रही है तो इस रोड के किनारे किनारे के जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ हम ग्राम समाज की ज़मीनों में बड़े बड़े जलाशय क्रिएट कर देंगे। इवन जो किसान अपनी ज़मीन में जलाशय बनवाना चाहे उसके यहाँ मैं जलाशय बना दूँगा, ठीक है ना। तो जलाशय बनाएंगे तो वर्षा का जल संरक्षित होगा, फिर वो वर्षा का जल जब सीपेज होके नीचे जाएगा तो आपके नल में और सबमर्सिबल में जो पानी मिल रहा है उसकी क्वालिटी सुधरेगी, वाटर लेवल ऊपर बढ़ेगा। और फिर रोड, बड़े हाईवे के किनारे करीब करीब ये मान लीजिए 50-50 फुट इधर और उधर ज़मीन बचती है। हम उसमें क्यों नहीं यार बरगद के और पाकड़ के, जामुन के, महुआ के बड़े बड़े पेड़ लगा दें। ये बागिनबिलिया और ये कनेर लगा करके क्या करते हैं डिवाइडर पे। चाहेंगे, इच्छा शक्ति होगी, अगर समझ होगी तो 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की प्रकृति में अमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, बीमारियाँ, आज हम कहते हैं अगर कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ भी लें, कल को 10 साल 15 साल बाद जब ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम आएगी उससे कैसे लड़ेंगे? तो हमें तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी ना। हम सारी जो बेवकूफ़ी की योजना है उनको बंद कर दें। अभी तो वोट बैंक का लफड़ा है ना, समस्या ये वोट बैंक। हमें तो रेवड़ी बांटनी है, 5 साल रहना है। हर राजनीतिक पार्टी का क्या ध्येय है कि इस बार इलेक्शन जीतना है, 5 साल रहना है, अगले बार फिर जीतना है। तो लोक लुभावन, और पब्लिक को भी देखिए आप, जनता भी इतनी बेवकूफ़ है कि कोई एक बोतल दारू में बिक जाता है, कोई एक 200 रुपये की साड़ी में बिक जाता है, कोई एक मुर्गा में बिक जाता है। और हम कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र कहाँ है, समझ कहाँ है, ना राजा को समझ है, ना प्रजा को समझ है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखिए देश का वैभव, हम पुरोहित राष्ट्र के हैं। हम कहते हैं ना, हम पुरोहित राष्ट्र के हैं। हिंदुस्तान की वो संस्कृति जिसने दुनिया को दिशा दी, दुनिया को प्रकाश दिया, ज्ञान का केंद्र बिंदु है। लेकिन आज की तारीख में तो क्या है, अगर इस प्रकृति के वैभव को हम अगर सुरक्षित नहीं रख पाए तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे अगर अज्ञान का वातावरण है तो हमारे इस देश में है। तो आज तो पाकिस्तान हमें मदद करने के लिए खड़ा हुआ है। देखिए आपकी, मैं नदी की पूजा करता हूँ, नदियाँ मेरी सबसे ज़्यादा गंदी हैं। मैं धरती माँ की पूजा करता हूँ, धरती मेरी सबसे पॉल्यूटेड है। मैं ब्रह्मा जी की पीपल बरगद की पूजा करता हूँ, पीपल बरगद मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं है। यानी कि मेरा मानसिक संतुलन ऐसा हो गया कि किसी से कहो कि यार 2 पीपल के पेड़ लगाओ तो कहता नहीं, पीपल का पेड़ नहीं है, गलत है। वो शास्त्रों में लिखा है पीपल का पेड़ काटना मना है, और पीपल का पेड़ मैं लगाऊंगा, फिर कल को मेरे बच्चे काटेंगे तो भूत प्रेत की साया लाएगी, फिर देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे। कभी इस विषय पर भी बात करेंगे सर विस्तार से। हाँ तो ठीक है, तो वो मैंने बोला ना, अल्टीमेटली ये जो आपके प्रश्न है कोरोना को लेकर, बीमारी को लेकर के, मैं बता रहा हूँ इसका स्थायी समाधान प्रकृति के पास है। आम आदमी को और नीति निर्माताओं को एक बार रुक करके, लाल सिग्नल होता है ना चौराहे पर, ठहरो, तो ये जीवन का लाल सिग्नल है, ठहरो, रुको, सोचो कहाँ जाना है। अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो आप यू टर्न ले लो, चलो प्रकृति की ओर। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी अगर जो कोरोना पेशेंट है वो व्यवसायीकरण के तौर पर उसको देखा जा रहा है, ब्लैक किए जा रहे हैं सिलेंडर,
पेशेंट को दवाइयाँ दे करके गलत सलत पेमेंट उनसे वसूला जा रहा है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वतंत्र सर्च न्यूज़। नमस्कार।